सेक्टर है दोस्तों, इसमें से कई कंपनी पहले निफ्टी 50 में रही है, लेकिन वो अभी बाहर हो गई है। जैसे कि एबीबी, भेल हो गया, देन सीमेंस हो गया, ये निफ्टी 50 से बाहर हो गई। तो ये बाहर होने का क्या रीज़न है? क्योंकि दोस्तों कई इससे अच्छी कंपनी, मतलब जो हमारा कैपिटल गुड्स है, इससे अच्छे सेक्टर आ गए हैं, अच्छे ग्रोइंग सेक्टर आ गए हैं। इस कारण क्या हुआ है, कई कंपनी, ऐसा नहीं है कि इसके कंपनी बुरे बुरे हैं, बट इससे अच्छी कंपनी आ गई है जो कि निफ्टी 50 में इंटर हो गई है। अब दोस्तों कुछ बातें करना चाहूंगा, जैसे कि ग्रोथ ड्राइव। तो ग्रोथ ड्राइव क्या है, इस सेक्टर को ग्रोथ कौन सा ड्राइव करे, कैसे मतलब ग्रोथ होगा, वो चीज हम ये इससे समझ सकते हैं कि हमारे जो इंडिया में टारगेट रखा गया है कि अगले 5 साल तक $4.57 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्राइटेरिया रखा गया है, वो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D और कोल प्रोडक्शन को भी डबल करने का टारगेट है। तो ये कहीं न कहीं इस सेक्टर को बूस्ट देगा। पॉलिसी सपोर्ट, अब पॉलिसी सपोर्ट का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, 100% एफडीआई का उन्होंने परमिट कर दिया है। इसका मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, मतलब उसमें ज्यादा झंझट नहीं, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट इंडिया में कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी भी सपोर्ट कर रही है। और न्यू इनिशिएटिव की बात करूं तो मेक इन इंडिया हो गया, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का भी लक्ष्य है, और क्लीन एनर्जी यूज करने का भी लक्ष्य है, और हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सबके लिए हाउसिंग की भी व्यवस्था हो, वो भी रखा गया है। तो ये सारे कहीं ना कहीं कैपिटल गुड से जुड़ा हुआ है, तो इस सेक्टर में हम ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं अपने टीम मेंबर में मिस शिवानी जी को इनवाइट करना चाहूंगा। थोड़ा सा उनको बता दूं कि वो अभी 11th क्लास में पढ़ रही है, और साथ में इनकी यदि हॉबी की बात करूं दोस्तों, ये म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट रखती है। और इन्होंने अभी, इनका और एक जबरदस्त हॉबी है जो कि ये अभी मतलब 200 से ज्यादा कंट्रीज के स्टम्प कलेक्ट कर चुकी है और करेंसी कलेक्ट कर चुकी है, और कर्नाटका न्यूमिनिस्ट में उसमें क्या है, इनके मेंबर भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे यंग इन्वेस्टर है। ये अभी जस्ट अभी बात करें तो 5-7 महीने ही हुआ है कि पीयूष सर के कांटेक्ट में आए हैं। पहले काफी शाई थी, मतलब बात नहीं करती थी ज्यादा, लेकिन इनके ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद काफी खुल के बात करती है। तो सुपर इन्वेस्टर शिवानी जी को हम इनवाइट करना चाहेंगे। शिवानी जी, आपने जो रिसर्च किया है उसको यहाँ पे शेयर करिए। So thank you, Ashim ji, and a happy evening to everyone present here. I will be presenting two industries. So the first one is other electric industry and products. So in this sector, there are a total of 52 companies, and the average market cap is 7,293 crore. They are manufacturers of electric cables and wires and other electric components or equipment not classified under heavy electric equipment. So, when we in these 52 companies, if you look at the market cap, sales, profit, we can say that Havells and Honeywell, V-Guard, Finolex Cables, these are the good companies which are having good sales and profit. Havells is a good company having huge market cap, and we can expect it to go to Nifty 50 in 3 to 4 years. It is having a market cap of around 55,000 crores, and it is even bigger than Z Infratel, and almost equal to Tata Steel and Hero Motors. Now, when we look at the pie chart of market cap and other industrial products, we see that around 50.5% is occupied by Havells and 29.7% is occupied by Honeywell. Now, when we see the sales, Havells tops the list by 9,440 crore, and there is Honeywell, which is having 3,290 crore. Now, when we look at the profit, Havells is having 735 crores of profit, and Honeywell is having 491 crores of profit. Now, let's look at the ROE versus company pie chart. When we look at that, we see Honeywell having 43.3% and Havells having 10%. Next, the NPM, we see that Havells is 13 and Honeywell is 14. Now, let's look at the ICR. The ICR, again, Honeywell tops the list by having 105 and Havells has 53. V-Guard is also having 83 and it is also a good company. So the we can say that Honeywell is a good dividend paying company
and Ashok ji will talk more about the Havells company after my presentation. Now let's look at the other industrial products. So in this industry, there are 34 companies and the market cap is 1,435 crores. They are manufacturers of consumables like fasteners, refractory, welding equipment, electrodes, bearings, etc. This industry is not actually a performing industry. Only SKF is good for profit booking and not for the wealth creation. It is better if we neglect all these companies and our capital which we have invested would be eroded within a few years. So now I would like to thank Piyush sir. Because of you, because of your guidance, I have learned stock market and I am able to present today. Now I would like to thank Milind ji, Ashim ji, and the Profit from It family for giving me this opportunity. Thank you, everyone. Yeah, thank you, Shivani. And before Ashim ji, you continue, I will just need one clarification from Shivani. Yes, Shivani, please. Can you unmute yourself again? Yes, sir. Shivani, you talked about ICR, right? So I think many investors would be new today. So they would be not knowing what is ICR. Can you explain what is ICR? So ICR is basically the debt paying capacity of a company. And when we look at the list again, Honeywell is in the top having 105, and Havells is having 53, and V-Guard is having 80. Okay, so as per your data, this Honey Auto, Havells, V-Guard, Finolex are some of the companies with low debt. And these other Birla Cable and all these with only 1 and 2 are with high debt burden. Right, madam? Yeah. Yes, sir. Yeah. Wonderful, wonderful, beta. Yes. Yes, Ashim, you can continue. थैंक यू शिवानी जी, आपने बहुत वंडरफुल जानकारी हम लोग के साथ शेयर किया। उसके बाद दोस्तों मैं अशोक जी को इनवाइट करना चाहूंगा। उसके पहले थोड़ा सा अशोक जी के बारे में बताना चाहूंगा कि वो उपटेला एक छोटा सा स्मॉल तालुका है जहां से बिलोंग करते हैं, और वहां की यदि पॉपुलेशन की बात करूं 1.5 लाख बस पॉपुलेशन है, मतलब काफी छोटी एरिया से है, और राजकोट गुजरात से है। और यदि इनकी बात करूं, ये अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रहे हैं 1984 से, और स्टॉक मार्केट में भी उन्होंने 1984 में एंटर किया था, और एंटर करने के बाद उन्होंने काफी ट्रेनिंग भी अटेंड की है। बट पीयूष सर का जो बैच है, पीयूष सर का जो ट्रेनिंग है, उन्होंने अटेंड किया 2020 में, जून 2020 में अटेंड किया, और आज कहीं ना कहीं वो अपना बहुत कीमती जो जानकारी इकट्ठा किया वो हम लोग के साथ शेयर करेंगे। और उनकी वाइफ की बात करूं तो वो नीलिमा जी है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है उपटेला में, और उनकी वाइफ इनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, और इनके एक बेटा है जो मिनल जी है, मिलन जी है, जो कि अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इनके एक डॉटर है खुशी, इज अ 10th स्टैंडर्ड, वो अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। तो अशोक जी आप आइए, आपने जो जानकारी इकट्ठा किया वो हम लोग के साथ शेयर करिए। थैंक यू असीम सर, और थैंक यू पीयूष सर। आज आपने मुझे इस के लिए चुना, इस प्रेजेंटेशन के लिए। इसके लिए मैं पीयूष सर का और ये अपनी पूरी टीम का और आप सबका खूब आभारी हूँ। अशोक भाई, आपको इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हो क्या? ऑन ही है सर। मेरे ख्याल से अभी ऑन नहीं है आपका वीडियो। सर दूसरे में है, प्लीज। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, देन यू कैन कंटिन्यू। ओके। तो सर मैं आज हम कैपिटल गुड्स इंडेक्स के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे सर एसएम जी ने आपको बताया कि कैपिटल गुड्स में कितने कितने सेक्टर आते हैं। 9 सेक्टर से बना हुआ है कैपिटल गुड्स है। इसमें से कौन सा सेक्टर सबसे बढ़िया है वो हमने बताया सर ने कि भाई तीन सेक्टर है सबसे बढ़िया है, जिसमें हैवी इलेक्ट्रिक्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन आते हैं और अदर इक्विपमेंट। तो आज मैं सबसे पहले हैवी इलेक्ट्रिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि इस सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी आती है। तो मैंने देखा अंदर जाके कि यहाँ से 22 कंपनियां हैं जो इस सेक्टर को बिलोंग करती है। और इस सेक्टर के लिए मैं कोई भी सेक्टर के अंदर जो कंपनियां हैं, तो क्या है कि वो कंपनियों के हम पीयूष सर ने सिखाया हमें
कि सबसे पहले उसका मार्केट कैपिटल देखो और उसके बाद उसका सेल्स देखो। तो हम ये मार्केट कैपिटल से हम इस कंपनी का क्या है वो पिक्चर निकाल सकते हैं पूरे सेक्टर से। लेकिन ये एक बात मुझे ये डेटा को स्टडी करने के लिए समझ में आया कि सिर्फ मार्केट कैप और सेल्स को लेके हम सिलेक्ट नहीं कर सकते कंपनी को, कि भाई देखो उसका पूरे और भी क्वालिटी भी उसकी कंपनी की होनी चाहिए। ये मैं आज इस सेक्टर के बारे में चर्चा करके कुछ दिखा के हम सबको क्लियर करूंगा कि सिर्फ दो चीज को देख के हमें कंपनी नहीं सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अदानी ग्रीन का मार्केट कैपिटल ये सबसे ज्यादा है और उसका सेल्स देखो इतना भी वो भी बढ़िया है, लेकिन वो देखिए कि इसकी इक्विटी भी बड़ी है, ठीक है, लेकिन वो मैंने यहाँ पे दिखा है कि इसका सेल्स बढ़िया है और इसका लेकिन नीचे ये सब 78 पे 78 रो पे, हाँ आगे चार्ट पे नहीं डेटा पे जाइए सर। हाँ तो सर यहाँ पर देखिए कि मैंने वो जो डेटा निकाले उसकी क्वालिटी के हिसाब से, तो मैंने क्वालिटी में देखा कि उसका जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई दम नहीं दिखा। उसका देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3% है, लेकिन मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला तो वो तो माइनस में है। तो वो ये कैसे चल गई कि ये 23 रुपया से 1300 रुपया चल गई। लोगों को लगा है कि चलो ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है। हमें पूछेंगे जब मैं प्रेजेंट करूंगा तो मुझे बोलना है कि अशोक जी आपने इससे रिसर्च किया है, आप हमें टिप दीजिए अदानी ग्रीन लेना है कि नहीं लेना है। तो मैं बोलूंगा कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से के लिए पहले उसके सिर्फ क्वालिटी को भी देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये कंपनी का सेल्स बड़ा है तो ये इसका, लेकिन देखिए वो कंपनी अभी सेल्स इतना कर रही है लेकिन जितना उसका कैपिटल सेल्स आता है लेकिन वो तो डेट में चला जाता है। तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते कि इतने जो चले हैं तो बाद में भी चले गए। तो कभी किसी भी कंपनी को अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पहले उसका क्वालिटी और सेल्स और कैपिटल सब देख के उसके, तो मैंने यहाँ पे देखा कि इस सेक्टर की जो भी कंपनियां है जिसका क्वालिटी अच्छी नहीं है, सेल्स ज्यादा है, और देखिए इसमें क्या ये अच्छी कंपनियां थी इसमें इस सेक्टर के अंदर, जैसे कि एबीबी, भेल, थर्मेक्स, वो पहले के जमाने में निफ्टी 50 के अंदर आती थी, लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ उसका परफॉर्मेंस नहीं रहा तो वो चेंज होती है। जैसे हम जानते हैं क्रिकेट टीम के अंदर कि जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करते उसको आउट कर देते हैं टीम से, क्योंकि ये देखो क्या होता है कि सेक्टर का जो राजा होता है उसको रखते हैं, जो खिलाड़ी है वो परफॉर्मेंस नहीं करते, जो स्टॉक इस परफॉर्मेंस, क्योंकि टीम का विजय है वो सिर्फ एक आदमी से नहीं चलता, अगर एक आदमी की गलती होती है तो पूरी टीम की हार जीत होती है। इसलिए सब इस टीम मेंबर को एकदम फिट एंड फाइनल होना चाहिए। तो इस तरह इस कंपनी का भी पूरे के पूरा डेटा में उसका सेल्स, उसका प्रॉफिट, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन, आईसीआर डेप्थ सबको फिट रहना चाहिए। जो फिट रहेगा उसी को निफ्टी 50 में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे उसको बाहर निकल गया। और जो ग्रोइंग सेक्टर है, जैसे कि हम जानते थे पहले कपिल देव, सुनील गावस्कर है, मतलब ये नहीं है कि वो पुराने हो गए तो अच्छे नहीं खेल रहे, लेकिन समय के साथ सबको चांस मिलता है, जो ग्रोइंग करता है उसको चांस मिलता है। तो अभी जो ग्रोइंग कंपनी कर रही है उसको चांस मिल रहा है। तो इस यहाँ पर मुझे डेटा को देखते हुए यह मालूम हुआ कि अभी जो इस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी है वो इतनी लायक नहीं है कि जिसको मैं वेल्थ क्रिएट करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकूं। हाँ, शायद अदानी ग्रीन जैसी कंपनी ने पैसा दिया है लोगों को 23 से 1300 तक, लेकिन वो पैसा मिला है, उसको वेल्थ नहीं मिलते। अगर वेल्थ के लिए अगर हमें जाना है तो अच्छी क्वालिटी और उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से और मेरे डेटा के हिसाब से इस सेक्टर में मुझे ऐसी कोई सी भी कंपनी नहीं मिली है जिसको मैं वेल्थ क्रिएटर के हिसाब से चुन सकता हूँ। तो अब मेरा ये मानना है। तो अभी मैं जाऊंगा दूसरे सेक्टर के अंदर। सर आप मुझे 5 नंबर की सीट कहिए। हाँ, तो जी देखिए ये हेवल्स कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस कंपनी का सबसे पहले ये कंपनी है 1983 के अंदर प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर हुई थी और 1992 में वो पब्लिक इश्यू से बाजार में आई थी। सबसे पहले ये कंपनी ने 1984 में जब पब्लिक लिमिटेड हुई थी तो छोटी सी एक सर्किट ब्रेकर्स की सर्किट से उसने धंधा चालू किया था, सबसे छोटा धंधा चालू किया। फिर उसने धीरे धीरे पब्लिक लिमिटेड होने के बाद ये कंपनी धीरे धीरे अपना ग्रोथ करती रही। वो पावर केबल में आई,
फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल, अभी वो क्या क्या बनाती है, तो ये इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक सीट बनाती है, पावर केबल बनाती है, एयर कंडीशन बनाती है, फैन, अप्लायंसेस और लाइटिंग्स, जिसकी वो मास्टरी है, वो उसके ऊपर रिसर्च करती है, वो आगे करती है। इसकी अलग अलग ब्रांड भी है, जैसे हम देखते हैं हेवल्स, लॉयड, ये सब उसकी ब्रांड है और ये उसकी प्रोडक्ट्स है जो ये बनाती है। तो ये प्रोडक्ट बनाती है। अभी ये देखिए, हम यहाँ से अब देखेंगे कि उस कंपनी क्यों अच्छी है। कि मैंने इस कंपनी में देखा वो 93 से है, लेकिन मेरे पास अभी 2003 से मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किए हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि 2003 में वो 6 करोड़ के इक्विटी थी और 300 करोड़ का सेल्स कर रही थी और 9 करोड़ का उसका प्रॉफिट था। लेकिन धीरे धीरे करके देखिए, वो अभी 2020 में 12,000 करोड़ की इक्विटी है और 10,000 करोड़ का वो सेल्स कर रही है और 7,000 करोड़ का उसका प्रॉफिट मार्जिन है। अभी ये मार्जिन में भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, उसमें कभी भी इतनी गिरावट नहीं आई। वो अभी भी वो 7% के हिसाब से, जो एफडी के हिसाब से ज्यादा रिटर्न दे रही है और उसने कभी भी कंसिस्टेंटली अप ही हुई, कभी डाउन नहीं हुई। अभी यहाँ पे साइड में जाइए सर, इसका रिटर्न और इक्विटी भी अच्छा है। और देखिए, मैंने वो डेटा निकाला है, उसमें डेप्ट वाला देखा, डेप्ट वाली लाइन में आई है। देखिए, उसने कभी, उस कंपनी ने कभी कर्ज भी लिया है, ऐसा नहीं है कि कर्ज नहीं है। उसको डेवलपमेंट करने के लिए बीच बीच में उसका कर्ज, डेप्ट बढ़ गया, लेकिन अभी देखिए वो कितना कम हो गया, सिर्फ 72 करोड़ का ही डेप्ट रह गया। मतलब कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, वो डेप्ट को रिड्यूस कर रही है और अपना ग्रोथ बढ़ा रही है और कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी दे रही है। तो ये सब डेटा देख के मुझे लग रहा है कि ऐसे। अभी नीचे ये सर, अब हम उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं। जहां पे देखिए कि उसने लॉन्ग टर्म ग्रोथ में 23% से उसने रेवेन्यू दिए, जनरेट किया, और ये प्रॉफिट 30% से हुआ और इसका 12% का ईपीएस है। तो करंट ईयर्स में अभी कोरोना की वजह से उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आया, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं आया कि जैसे कि दूसरी कंपनियों में आया था। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी कोरोना की वजह होने के बावजूद भी वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स का जा रही है। अभी आप उसकी साइट पे जाके देखोगे तो कंपनी नए नए तरीके आजमा रही है अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए। वो क्या करती है कि कुछ स्कीम लाती है जो उसके मालूम है कि जो उसके कारीगर लोग होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, तो उसके लिए वो स्कीम निकालती है कि आप हेवल्स का कुछ मान लीजिए, आपको कुछ टोकन मिलेंगे जिसका कैशबैक मिलेगा। तो कंपनी को ये अपना सेल्स का तरीका भी अलग अलग करती है। और कंपनी जो बनाती है लाइटिंग, उसमें भी वो कम वोल्टेज, कम पावर खर्च हो, इसी तरह प्रोडक्ट बनाती है जिससे लोगों को आकर्षण। मुझे लगता है कि इस टाइम जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, उसमें से 80 से 90 तक लोगों को किसी ना किसी की हेवल्स की प्रोडक्ट अपने घर में होगी किसी भी तरह का। आप एक बार देख के जान लिए कि आप कहीं ना कहीं कोई भी एक प्रोडक्ट तो यूज करते ही होंगे। ये कंपनी की ब्रांड वैल्यू है कि जो हमारे पास, इसमें से 80% लोग अपने हेवल्स को यूज करते हैं। अभी हम जाते हैं एस्टिमेट, अगर इस तरह से कंपनी में हम निवेश करते हैं तो हमें किस तरह का प्रॉफिट या किस तरह की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने अपने डेटा से निकाला है। अगर ये 11% के ईपीएस को अगर कंटिन्यूस करती है तो इस साल अभी 735 का ये हाई और लो प्राइस दिख रहा है। अभी ये 2-3 दिन पहले ही उसने 52 वीक का हाई लगाया। तो ये प्रूव करती है कि ये कंपनी बहुत ही बड़ी अच्छी है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2030 तक 2500 के भाव और उससे भी ऊपर जा सकती है। मुझे आशा है और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि ये कंपनी जरूर जाएगी, ये कभी नीचे नहीं आएगी। ये अगर इसमें निवेश करेंगे तो किसी दूसरी कंपनी की तरह हम मायूस नहीं होंगे। अभी सब नीचे आइए आप। अब हम देखते हैं यहाँ के सेल्स का ग्रोथ। देखिए, ये 2-3 बार ही कुछ ऐसा हुआ है कि उसका सेल्स ग्रोथ नीचे आया था, लेकिन कंसिस्टेंटली उसने ऊपर ही ऊपर गया है। आप प्रॉफिट में आइए नीचे। हाँ, ऊपर कीजिए सर। हाँ, यस। तो प्रॉफिट का भी ग्रोथ देखिए, ये भी कंसिस्टेंटली उसने अच्छा ही प्रॉफिट किया है। अभी हम जाते हैं उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसका एक्सपेंसेस के कहाँ पे उसका कैसे। तो ज्यादा से ज्यादातर 67% नहीं, ऊपर सर, ये पाई चार्ट में आइए, मेजर एक्सपेंसेस के साइड में। तो यहाँ पे हाँ, ये मेजर एक्सपेंसेस उसका मटेरियल कॉस्ट है।
बाकी उसका और कुछ सबसे ज्यादा 67% ही कॉस्ट उसके मटेरियल। अगर इस कंपनी में कोई इफेक्ट आता है तो इसकी मटेरियल की अगर कोई प्राइस बढ़ती है या कोई पॉलिसी की वजह से कॉस्ट होता है तो ही इसको इफेक्ट आए, बाकी के कंपनी के अंदर ये। और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 60% तो प्रमोटर के पास है और ज्यादा किसके पास है, एफपीआई है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस। और देखिए सर, आप जरा सब लोग देखिए हमारे पास कितना है, पब्लिक के पास सिर्फ 6%। क्यों? हमें विश्वास नहीं है। हम लोग तो वही करते हैं जीएमआर इंफ्रा जैसी कंपनी में, लेकिन ये क्वालिटी कंपनी में कोई इंश्योरेंस। लेकिन मुझे आशा नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस वेबिनार या इस वीडियो को देखने के बाद ये 6% वाला 60% होने जाएगा। ये पब्लिक जाएंगी, उसको विश्वास रहेगा कि किस तरह की क्वालिटी कंपनी। मैंने यहाँ पर 2 कंपनियों के बारे में बताया, अदानी ग्रीन जिसने 23 से 1300 किया, लेकिन वो कभी भी आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करते देगा। लेकिन ये 900 रुपया होने के बाद वो 600 से 900 हो जाएगी, लेकिन ये आपको वेल्थ क्रिएट करते देगी कि जो हमें अपने बच्चों को भी गर्व रहेगा कि मेरे पिताजी ने जो कंपनी चुनी है वो वेल्थ क्रिएट करनी है। तो मुझे लगता है कि सबको ऐसी कंपनी चुननी है कि जो वेल्थ क्रिएट करके दे। पैसा तो मिलेगा लेकिन कभी भी वो स्विट्जरलैंड की तरह होगी, 2500 के बाद भी वो 5 रुपया 2 रुपया होती है। तो हमें ऐसी कंपनी है जहां पे डेटा को देखते मुझे लगता है कि हेवल्स हमें सबको वेल्थ क्रिएट करते देगी। तो मैं पीयूष सर से कहूंगा, असीम जी, कि मेरी ये रिसर्च है, मुझे कॉन्फिडेंस भी है। अच्छा, मैं यहाँ टेक्निकल के बारे में कुछ बात दिखाऊं। देख, यहाँ मैं देख रहा हूँ चार्ट इंडिकेशन कि जब निफ्टी ने फरवरी में उसने जो लो लगाया था, ये भी कंपनी कोरोना की वजह से नीचे आई, लेकिन फरवरी की वजह जो निफ्टी आई उससे ज्यादा ये कंपनी बढ़ गई है ऊपर। देखिए, तो ये क्या प्रूव करती है कि ये निफ्टी से पहले भी वो उसने इतना ग्रोथ दिखाया। तो ये क्या प्रूव करती है कि ये बिल्कुल करती है कि ये अच्छी कंपनी है। तो ये टेक्निकल चार्ट से भी हम देखें। अच्छा, अब हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ उसके सर ने हमें सिखाया है कि जब ये 50% डीएमआई आ रही है तो तब लेना चाहिए। लेकिन अभी इन्वेस्टर को ये मौका अगर चुक गए तो इन्वेस्टर अगर करना चाहिए तो एसआईपी के जरिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ जब भी कोई ये 23% पे रिट्रेसमेंट में आएगी कंपनी, तो वहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हाँ, इसके बाजू में कंपनी ने एक नया प्लान बनाया है। ये पूरे घर के, देखिए उसने क्या किया कि पूरे घर के इक्विपमेंट कोई ना कोई हेवल्स के ही रहेंगे। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा फ्यूचर जनरेटर, जहाँ पे लो एनर्जी को यूज होगी और सबसे बढ़िया उसका लिए। तो ये सब देखते हुए मैं इस कंपनी के लिए पूरा कॉन्फिडेंस हूँ कि इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा या कोई भी इन्वेस्टर करेगा तो उसको कभी निराशा नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच असीम जी, थैंक यू वेरी मच मिलन जी, थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। थैंक यू अशोक जी, आपने जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर किया है जो कि रिटेल निवेशकों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। डेफिनेटली ये काम आएगा, क्योंकि इस तरह से मेरे को नहीं लगता कि कोई दूसरा कोई रिसर्च करता होगा। थैंक यू अशोक जी। अब दोस्तों हम बुलाना चाहेंगे दीपक हांडा जी को, बट दीपक हांडा जी का कुछ अभी मैसेज आया था कि वो किसी कारणवश इस सेमिनार में, इस वेबिनार में नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं अपने मेंटोर मिलिंद बिल्वे जी को इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि डॉक्टर मिलिंद बिल्वे जी को इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि मेडिकल कंसल्टेंट है मल्टीनेशनल कंपनीज में। 21 सालों से वो मतलब मेडिकल कंसल्टेंट है। सेफलर जैसी कंपनी में वो मेडिकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं। और बात करें उनका जो हॉबीज है बुक पढ़ना, तो बुक पढ़ने से कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट आया। तो 2007 से वो स्टॉक मार्केट में है और कई सालों से, मतलब 2007 से जब से आए हैं तो उन्होंने थोड़ा लॉस भी किया है और कई ट्रेनिंग भी अटेंड किया है, बट उसमें उनको फायदा ज्यादा नहीं हुआ है। बट 2018 से प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली से जुड़ गए हैं, जिसके बाद उनका नजरिया जो है स्टॉक मार्केट को देखने का वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और उनकी हॉबी की बात करूं तो ट्रेवलिंग करना उनका मेन हॉबी है और इंडिया के लगभग सभी पार्ट वो घूम चुके हैं। और उनका मॉर्निंग जो स्टार्ट होता है दोस्तों 4 बजे स्टार्ट होता है और शाम को 7 बजे तक काम करते रहते हैं। और बात करें दोस्तों कोविड के समय में इन्हें सम्मान भी मिला है इनके वर्क के लिए पुणे में एक हॉस्पिटल से। और दोस्तों ये सैटरडे एंड संडे को, मतलब वीकेंड में ये क्या करते हैं, जंगल को एक्सप्लोर करते हैं और महाराष्ट्र के जो भी फोर्ट है वहां विजिट करते हैं। तो मिलिंद जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं। मिलिंद जी, दीपक हांडा के जगह पे आप इस सेक्टर को कवर करें। या
थैंक यू आशिम जी एंड थैंक यू पीयूष सर। जैसे कि ये डाटा हमारे स्टूडेंट मिस्टर दीपक हांडा जी ने बनाया है, सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। उन्होंने बहुत कम पीरियड में बहुत अच्छी तरीके से सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, सो आई हैव अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट हिज डाटा। तो जैसा हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन एंड डिफेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है भारत के, लेकिन उसमें ग्रोथ है क्या और ये इन्वेस्टर के लिए इसमें कुछ फायदा हो सकता है क्या। जैसे हम देखेंगे कि डिफेंस एंड कंस्ट्रक्शन ये हेवी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है। तो अगर हम देखेंगे डिफेंस में, तो डिफेंस में 6 कंपनी आती है, जैसे अनिल अंबानी की रिलायंस नेवल भी आती है। तो हम ओवरऑल एक व्यू देखेंगे कि डिफेंस इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे कि तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो सबसे अच्छी कंपनी है, उसका मार्केट शेयर जो है 77% है। देन सेल्स में अगर देखेंगे तो भी हम देखेंगे कि बीईएल अच्छी कंपनी है। एंड हम अगर प्रॉफिट में जाए तो प्रॉफिट में भी देखेंगे कि हम बेल का सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। अगर हम लॉस वाली कंपनी का नाम लेंगे तो रिलायंस नेवल अनिल अंबानी जी की है, उसमें है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मतलब जो कंपनी ब्याज लेती है, जो कर्जा लेती है उसकी ब्याज देने की जो कैपेसिटी है उसको हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो बोलते हैं। तो उसमें भी बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे अच्छी कंपनी है। तो ओवरऑल ये प्रेजेंटेशन से हमें ये पता चलेगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी कंपनी है। देन अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कोई भी कंपनी अगर कोई भी बिजनेस करती है तो घर पे पैसा कितना लेके जाती है, और वो जो कंपनी जो घर पे पैसा लेके जाएगी, नेट प्रॉफिट जो करेगी, उसमें से ही इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़ती है, उसमें से ही रिजर्व बढ़ता है और इसमें से ही शेयर प्राइस बढ़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 5 फैक्टर पीयूष सर ने हमें सिखाए हैं, वो किसी भी अच्छी कंपनी को बुरी कंपनी से दूर करते हैं और इन्वेस्टर का बहुत बड़ा लॉस होने से बचाते हैं। तो अगर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आप इमेजिन करें कि अगर कोई भी 100 रुपीज का बिजनेस है तो 72 रुपीज सिर्फ लार्सन एंड टुब्रो का मार्केट शेयर है, उसमें मार्केट कैप है। सेल्स के बारे में भी अगर हम देखें तो लार्सन एंड टुब्रो सबसे अच्छी कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है और इन्वेस्टर को बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है। तो अगर हम इसमें सभी देखें, राइट्स है, रत्नमणि मेटल्स है, एनबीसीसी है, तो इन सब में लार्सन एंड टुब्रो ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है। प्रॉफिट की भी बात करें तो आप देखोगे कि लार्सन एंड टुब्रो का प्रॉफिट और बाकी की कंपनियों का प्रॉफिट आपको जैसे चार्ट में दिख रहा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब लार्सन एंड टुब्रो मच अहेड है। देन प्रॉफिट मार्जिन में अगर हम देखें तो लार्सन एंड टुब्रो अच्छी है, लेकिन राइट्स जो कंपनी है, राइट्स कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छा है। लेकिन अगर हम सेल्स पे आए तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कोई भी अगर कंपनी को प्रॉफिट करना है तो सेल्स सबकी आत्मा है। शेयर मार्केट में जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी चाहिए, कंपनी धंधा कर पा रही है कि नहीं। जो कंपनी धंधा कर पाएगी उसको ही हम ध्यान देंगे। तो राइट्स का जो बिजनेस बहुत काफी कम है एंड एलएनटी का काफी सारा है, तो इसीलिए हम ये जो ये है नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अगर राइट्स ज्यादा है तो हम उसको सेकंड रैंक पे रखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अगर देखेंगे तो सेल्स कम है राइट्स का लेकिन मार्जिन अच्छे रहने की वजह से उनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है। लार्सन एंड टुब्रो का 2 नंबर पे है। ये जो छोटी कंपनियों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इनका बिजनेस भी छोटा है, तो हम प्रायोरिटी हमेशा लार्सन एंड टुब्रो जो सबसे ज्यादा धंधा कर पाए उनको देने वाले हैं। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब किसी कंपनी ने लोन लिया है तो वो वापस रिटर्न करने की जो कैपेसिटी है उसको हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो बोलते हैं। तो राइट्स कंपनी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो का रेशो सबसे बढ़िया है। दोस्तों ओवरऑल ये जो सेक्टर है इसमें मैं एक ही बोलूंगा कि लार्सन एंड टुब्रो वेल्थ क्रिएटर है, जो अच्छी कंपनी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर पार्था जी को कि जिन्होंने लार्सन एंड टुब्रो पे पूरा फोकस किया है और डिटेल वैल्यूएशंस के साथ वो कौन से भाव पे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, ये सब चीजें हमारे जो रांची के इन्वेस्टर है मिस्टर पार्था जी, वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू आशिम जी। थैंक यू मिलिंद जी, बहुत जबरदस्त शॉर्ट एंड स्वीट आपने एकदम पूरा बता दिया है कि इस सब सेक्टर में भी कौन सा हमें अच्छा
स्टॉक मिल सकता है। अब दोस्तों जैसे कि हम देखे हैं कि यहाँ पे L&T जो है बेस्ट स्टॉक निकल के आया है, जैसे कि हमारे मेंटोर ने भी सजेस्ट किया L&T बेस्ट स्टॉक है, तो वो उसको जो एक्सप्लेन करेंगे, उनका जो एनालिसिस किया है वो पार्थ माझी जी ने किया है। वो रांची से है, झारखंड रांची से है और अभी रेलवे में एम्प्लॉय है। और उनका यदि हॉबी की बात करूँ तो बुक पढ़ना और म्यूजिक मतलब सॉन्ग सुनना उनका हॉबी है। और उनकी वाइफ मणिदीपा जी हाउसवाइफ है और एक बेटा है नीलाद्री, उनके बेटा है। और उन्होंने जो पार्थ माझी जो शेयर मार्केट में इंटर किए हैं वो 2019 में किए हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा कि जुलाई 2019 के बैच में प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम से जुड़े हैं, मतलब अभी बोल सकते हैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और इनका काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है जुड़ने के बाद और सीखने के बाद। तो उन्होंने जो भी रिसर्च किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना रिसर्च हम सबके साथ शेयर करिए। पार्था जी। हेलो, गुड इवनिंग पीयूष सर एंड ओसिम जी एंड मिलन जी। हम आज लार्सन एंड टुब्रो के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था। हेलो हेलो। हाँ पार्था जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। क्लियर है, कंटिन्यू करें प्लीज। या लार्सन एंड टुब्रो हम लोग को कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का लीडर कंपनी है। एवं लार्सन एंड टुब्रो हम लोग का 1938 साल में 1938 मुंबई में हेनिंग लार्सन एंड सोरेन क्रिस्टन टर्बो वो फाउंडर है। इसका बारे में हम लोग पहले उसका सेगमेंट देख लेता है। इसका रेवेन्यू कौन-कौन सेगमेंट से आता है। हम लोग इसका रेवेन्यू, हेलो साइड कीजिए थोड़ा। उसका रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से, इसका जो रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से 47% आता है। IT एंड टेक्नोलॉजी से 14.6%, हाइड्रोकार्बन से 11.4%, फाइनेंशियल सर्विस 9.1%, अदर्स 4.4%, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में 3.6% एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3.2% आता है। मतलब इसको जो L&T का मेन बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो L&T कंपनी का हम लोग को सबसे प्रॉफिट एवं सेल में प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी इसका बाद हम लोग उसका ऊपर सेल का ऊपर ध्यान दे रहा है। सेल का ऊपर नीच में सेल का ऊपर ध्यान दे रहा है। तो हम लोग 2002 से 2020 तक हम लोग सेल का ऊपर हम लोग देखते हैं 2002 से 2020 तक एक बार भी सेल उसका घटा नहीं है। एवं एक बार भी सेल उसका घटा नहीं। एवं सेल क्या है, सेल आप लोग 2002 से 2020 तक 14 टाइम्स सेल बढ़ा है। प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट भी उसका 2002 से 2020 तक 3 बार घटा है। एवं प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट 2002 से 2020 तक 35 टाइम्स बढ़ा है। हम लोग प्रॉफिट एवं उसका मेजर कॉस्ट देखे। मेजर कॉस्ट में उसका क्या है, मेजर कॉस्ट सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग में जो मेजर कॉस्ट है 66.5% है। एवं उसका रिटेल उसका जो फाइनेंस में 2.1% एवं एम्प्लॉई 17.2%, सेल एवं एडमिनिस्ट्रेशन 6.4%, डिप्रेशन में 1.8% है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका प्रॉफिट में असर आ जाएगा। उसका प्रोमोटर का उसका शेयर नील है, प्रोमोटर लेस कंपनी है। एवं उसका 2010 में उसका FII का 23.7% है, म्यूचुअल फंड 2.3% है एवं इंश्योरेंस कंपनी 8.6% है। एवं अभी 2020 में देखिए FII एवं म्यूचुअल फंड का शेयर थोड़ा कम हो गया एवं लीडर का शेयर थोड़ा बढ़ जा रहा है। मतलब क्या, ये आस्ते-आस्ते क्या है, FII एवं म्यूचुअल फंड का जो शेयर है इन लोग आस्ते-आस्ते स्टेक कमा रहा है इसका ग्रोथ का बेसिस से। उसका हम लोग ग्रोथ देखे तो आपको नीच में इसका ग्रोथ देखे तो नीच में चाहिए थोड़ा। उसका ग्रोथ तो देखे, करंट ईयर ग्रोथ में देखे जो उसका जो है अभी क्वार्टर में 27% नेगेटिव था। अभी देखिए थोड़ा उसका इम्प्रूव हुआ है 19% एवं
एवं क्या प्रॉफिट भी उसका थोड़ा माइनस, अभी प्रॉफिट भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है माइनस से, मतलब पहले Q1 में -68%, अभी -58% है। एवं टेक्निकल चार्ट का ऊपर देखिए, ऊपर में टेक्निकल चार्ट, ऊपर में टेक्निकल चार्ट देखिए, अभी टेक्निकल चार्ट निफ्टी 50 जब हाई लगा दिया, लेकिन अभी LNT हाई नहीं लगाया, LNT नीच में LNT अभी देखिए, LNT अभी करेक्शन मोड में है, वो अभी हाई नहीं लगा पाया, क्यों? उसका प्रॉफिट H1 में तो बहुत कम है, अभी और नीच में चाहिए, हो गया उसका। हाँ, उसका जो हम लोग को इस कंपनी में LNT वेल्थ क्रिएटर है, ऊपर में चलिए ना, एकदम पूरा ऊपर में, टॉप में, पूरा टॉप में, हाँ, सेल का हुआ, और टॉप में, नीचे में तो, हाँ, इसका भी हम लोग उसका जो प्राइस इंक्रीज देखे तो प्राइस, अभी प्राइस उसका 1400 1000 से 1400 रुपये हम लोग लेने का विचार है। उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ 14% है, एवं 2025 में इसका जो प्राइस आएगा 2500 रुपया, एवं 2030 में 5000 रुपया उसका प्राइस आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को अभी तो ये अभी वो वेल्थ क्रिएटर कंपनी है LNT, इसको हम लोग 1000 से 200 भाव में हम लोग खरीद के लिए हम लोग ठीक पी वैल्यू में हम लोग खरीद पाएगा अभी 1000 रुपया में। नीचे चाहिए थोड़ा, उसका प्राइस देखे, प्राइस हम लोग देखे, प्राइस का CAGR प्राइस हम लोग देखे 18 साल में 24% से बढ़ा है, मतलब हम लोग को जो है 50 टाइम्स उसका जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, एवं लॉन्ग टर्म में जो 24% एंड 24% उसका जो प्राइस है हम लोग को रिटर्न दिया है, 24% रिटर्न दिया है। इसीलिए LNT हम लोग को LNT में इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग को वेल्थ क्रिएटर कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 24% रिटर्न दिया है। 15 ईयर्स में 18% एवं 10 ईयर्स में 7% और रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में 5% रिटर्न दिया है। अभी उसका ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कम है बोल के उसका रिटर्न भी थोड़ा कम हो गया उसका। थैंक यू पार्था जी, आपने जबरदस्त रिसर्च किया जो डेफिनेटली हम सब के लिए काम आएगा। काफी कम समय में आपने काफी अच्छा सीखा और काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। अब दोस्तों मैं जो नेक्स्ट हमारे टीम मेंबर है डॉक्टर हेतल देसाई जी को इनवाइट करना चाहूंगा। वो गुजरात से है और जो बेल है उनका वैल्यूएशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को कि जो डॉक्टर हेतल देसाई जी है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और जो मेडिकल प्रैक्टिस है पिछले 25 सालों से कर रहे हैं, और इनकी वाइफ भी डॉक्टर है जो कि साथ में दोनों वर्क करते हैं। और दोस्तों इनका जो हॉबीज है वो पढ़ना, रीडिंग करना, लिसनिंग म्यूजिक और पोएट्री रीडिंग है। और एक अच्छी बात बताना चाहूंगा, और एक चीज है जो ये क्या करते हैं, एक्टर है डूइंग गुजराती ड्रामा में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। और इनके एक बेटा और एक बेटी है, और इन्होंने स्टॉक मार्केट में 2004 में इंटर किया है। मतलब इनको काफी एक्सपीरियंस है, ये काफी अप्स एंड डाउन देखा है शेयर मार्केट में। तो 2008 के क्राइसिस के बाद भी ये पैनिक सेलिंग नहीं की थी, तो इनका काफी एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट से। तो चलिए जानते हैं बेल का जो वैल्यूएशन है इन्होंने कैसा किया, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो डॉक्टर हेतल देसाई जी कृपया आप अनम्यूट करिए अपने आप को और अपना जो रिसर्च है हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो चालू नहीं हो रहा है। यस हेतल भाई, वीडियो आपका ऑन नहीं है अभी। हाँ, कोई बात नहीं, अपना टाइम लीजिए, प्रयास कीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। मैसेज आ रहा है कि होस्ट हैज स्टॉप्ड योर वीडियो। ओके, अच्छा अभी स्टार्ट कीजिए हेतल भाई, हाँ, अभी हो जाना चाहिए। ओके। गुड इवनिंग पीयूष सर, गुड इवनिंग असीम जी, मिलिंद जी एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैं जो कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूं उसके लिए मैं 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता
जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। तो मेरी जो कंपनी है वो भारत की डिफेंस की बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। भारत की तीनों डिफेंस विंग को वो कैटर करती है, जिसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। Established in 1956 and one of the Navaratna companies of the government, it has two division, defense and non-defense. डिफेंस में वो तीनों विंग को कैटर करती है, राडार से लेके टेलीकम्युनिकेशन से लेके टैंक्स की सर्किट्स के लिए से लेके आकाश मिसाइल बनाने में हर जगह वो मिलिट्री को हेल्प करती है। अगर नॉन डिफेंस में आ जाए तो वो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, होमलैंड सिक्योरिटी में हेल्प करती है, एयरपोर्ट सॉल्यूशन देती है, रेलवे सॉल्यूशन देती है, रिचार्ज स्टेशन बनाती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। और अभी कोविड में तो उन्होंने काफी सारे वेंटिलेटर्स भी बनाए, तो काफी इनोवेटिव कंपनी है। और एक ऐसी प्रोडक्ट है उसकी जो मैं बोलना चाहूंगा पैराडॉक्सिकल प्रोडक्ट है, बनाती है गवर्नमेंट कंपनी और यूजफुल होती है ओपोजिशन पार्टी को। कोई गेस कर सकता है इसके बारे में, या मैं बता दूं? ईवीएम बनाती है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यस, ईवीएम, क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं तो विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल जाता है ईवीएम का। तो ईवीएम ये कंपनी बनाती है भारत गवर्नमेंट के लिए। इसका खुद का एक रिसर्च विंग है जिसने 116 प्रोडक्ट के लिए पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। और अब हम आ जाते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, जो पीयूष सर ने सिखाया है कि भाई 5 चीजों से हम कंपनी को एसेस करते हैं। तो पीयूष भाई की परमिशन लिए बिना मैंने उसको थोड़ा रीनेम किया है। जैसे झंडू पंचारिस्ट आता है, वैसे मैंने इसका नाम रखा है प्रॉफिट पंचारिस्ट, जिसमें हम 5 चीजों को देखते हैं कि कंपनी अच्छी है कि नहीं। तो पहले हम देखते हैं कंपनी का सेल्स। तो लास्ट 14 ईयर्स में कंपनी का सेल्स सिर्फ एक बार नॉमिनल कम हुआ है। बाकी नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 4 बार प्रॉफिट कम हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी है, 14, 15, 16% के आसपास रहता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, कंपनी के ऊपर कोई खास डेब्ट नहीं है। ICR वेरी हाई है, 867। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है। कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है क्योंकि PSU है। अगर उसके ग्रोथ के बारे में बात, 13% पहुंचा है सेल्स का, और प्रॉफिट 9% पे है। पहले क्वार्टर में काफी लॉस हुआ था कंपनी को, 21% से डिग्रोथ सेल्स में था, 74% से डिग्रोथ प्रॉफिट में था। पर सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने कमबैक किया और रेवेन्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है H1 के लास्ट ईयर के हिसाब से, और प्रॉफिट भी 74% माइनस से 17% आया है। तो मेरी उम्मीद है कि इस साल में सेल्स करीबन इक्वल रहेगा और प्रॉफिट 10% से ज्यादा लॉस नहीं होगा इस बार, डी ग्रोथ की बात करें तो। ये टेक्निकल, ये मतलब चार्ट में भी वही दिख रहा है कि अच्छा ग्रोथ है। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो मेन उसका मटेरियल कॉस्टिंग है 59%, बाकी एम्प्लॉय कॉस्ट 20.7% है, अदर 19.9 है, और इंटरेस्ट का तो बहुत नॉमिनल है। तो उसका रिस्क ये रहता है कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनी पे इम्पैक्ट आता है। और दूसरा एक रिस्क फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट ने अभी FDI ओपन कर दिया है डिफेंस सेक्टर में, तो उसके कॉम्पिटिटर्स आएंगे। उसको कॉम्बैट करने के लिए मैनेजमेंट ने एब्रॉड में अपनी ऑफिस बढ़ा दी है। जैसे अभी गल्फ में उन्होंने ऑफिस चालू की है, ऑलरेडी सिंगापुर में है, श्रीलंका में है, अफ्रीकन कंट्री में है। तो वो लोग एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कंपनसेट कर लेंगे। कमिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न, 2006 से 17 तक मेजर 76% प्रोमोटर्स के पास, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास था, म्यूचुअल फंड के पास 5%, FII के पास 12%, 3% रिटेल के पास था। 2007 में OFS आया तो ज्यादातर शेयर्स म्यूचुअल फंड ने खरीदे, उनको ये कंपनी पे काफी इंटरेस्ट है, तो 5% से बढ़ के 25% हुआ। FII का 10% है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का 8% है, और रिटेल का एज यूजुअल 6% है। अगर टेक्निकल की बात करें
तो 2014 से 18 तक काफी अच्छी एक रैली चली थी, 13 से 190 तक, वहां से एक मेजर करेक्शन आया और अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है। और मेरे हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो 1% एलोकेशन आप कर सकते हो। 50 और 100 मेमा के बीच में, मतलब 90 to 100 के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है, पर अपनी जीडीपी के साथ ग्रो करती है, तो 10% 12% की आप उम्मीद कर सकते हो और अच्छा डिविडेंड मिलता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर हेतल जी, आपने जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारा जानकारी दिया है आपने। उसके बाद दोस्तों हमारे मास्टर इन्वेस्टर मिलिंद जी, जो इनका एज 58 है, हम बोलेंगे कि 58 एज इज जस्ट अ नंबर। वो हमारे यंग इन्वेस्टर है जो 1983 से अपना इन्वेस्टमेंट जरिए मतलब इन्वेस्टमेंट चालू किया है और उन्होंने काफी एक्सपीरियंस गेन किया। तो हम उन्होंने जो रिसर्च किया है वो एरोस्पेस और एयरपोर्ट सर्विस वाले सेक्टर में रिसर्च किया है। तो हम अब मास्टर इन्वेस्टर मिलिंद जी को बुलाना चाहेंगे। मिलिंद जी आइए और आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना जो रिसर्च है हम सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पीयूष भाई, थैंक यू अशीम जी और थैंक यू डॉक्टर मिलिंद। मेरा वीडियो जरा आप चालू करेंगे तो रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मुझे जो 2 सेक्टर दिए गए हैं वो एक है एरोस्पेस, एक मिनट, और दूसरा है एयरपोर्ट सर्विसेज। फर्स्ट डिस्क्लोजर, किसी भी कंपनी में प्लीज कोई भी इन्वेस्ट ना करे, ये दोनों ही सेक्टर वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। इसमें खाली एक चीज मैं आपको बताऊंगा, HAL जो है उसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, लेकिन HAL के बारे में एक न्यूज जो फॉरेन मीडिया में चल रही है उस पर हमने सबने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स को 300 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत है और उसमें HAL शॉर्ट लिस्टेड है। अगर वो ऑर्डर आ गया तो अगले 15 साल के लिए HAL विल बिकम दी वेल्थ डिस्ट्रॉयर। दूसरी कंपनी है TNA, दैट इज तनेजा एयर सर्विसेज। ये नॉन मिलिट्री सर्विसेज में एयरक्राफ्ट सर्विसेज देती है। इसका मार्केट कैप सिर्फ 3% है। HAL इसका मास्टर लीडर है, मेजर ऑलमोस्ट 100%, 99.7 HAL का है। सो अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये सेक्टर ग्रोइंग नहीं है, ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। फिर भी अगर किसी को इंटरेस्ट है इस स्पेस में तो 0.5% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। नीचे जाएंगे हम, और दूसरी एक कंपनी है जो सुपर वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, जिसको अपने 100 रुपए के 12 आने करने हो, वो ये प्लीज ये कंपनी खरीदे, दैट इज GMR इंफ्रा। जिसको वेल्थ गंवाना है, there is nothing to discuss about this company. This heavy debt burden company है, not growing company है। और दूसरा इसके बारे में इसलिए बताऊं कि ये जो सेक्टर है वर्ल्ड वाइड, इसको हम देखें, मेरी चार्ट में सबसे नीचे जाइए, सबसे नीचे और इससे भी नीचे, हाँ, एयरपोर्ट सर्विसेज, जिसके अंदर GMR है, जिसका प्रॉफिट देखिए आप। ये एक फिगर, जैसे हमने पंचारिष्ट देखा अपने अगले प्रेजेंटर का, वो पंचारिष्ट का एक अरिष्ट यहाँ पर है। ये अनिष्ट है जो प्रॉफिट 2000, जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कमाती वो हमें कभी भी प्रॉफिट कमाकर नहीं दे सकती। दूसरा, ये सेक्टर का मैंने जो ग्लोबल स्टडी किया था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं डाल पाए हम लोग, कि ये सेक्टर खाली $4 बिलियन से, एयरलाइंस, एरोस्पेस एंड एयरपोर्ट सर्विसेज $4 बिलियन से ग्रोथ करता है कंसिस्टेंटली लास्ट 5 साल से। अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट में ग्रोथ नहीं है तो लोकल एनवायरनमेंट में ग्रोथ नहीं आएगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ग्लोबली सेक्टर ग्रोइंग है तो इंडिया का सेक्टर ग्रोइंग बन सकता है। अगर ग्लोबली ग्रोथ नहीं है तो इंडिया का सेक्टर भी ग्रोथ नहीं बनेगा। तो प्लीज इस सेक्टर से दूर रहिए। GMR इंफ्रा, तनेजा एयरवेज एंड HAL किसी में भी इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिलिंद गवांडे जी, आपने बहुत जबरदस्त एकदम साफ सुथरा शब्दों में बता दिया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सब रिटेल निवेशक को थोड़ा बहुत इससे समझ में आएगा कि कहाँ हमें निवेश करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टर है, नेक्स्ट टीममेट है, वो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं।
कि ये रियल वॉरियर है जिन्होंने कैंसर पे विजय पा लिया है, और ये रियल आर्मी, इंडियन आर्मी में 19 साल से सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में। और पीयूष सर प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम से ये 13 साल से जुड़े हुए हैं। और इनके हॉबी की बात करूँ, ट्रेवलिंग इनका हॉबी है, और ये एक्सट्रीम कंडीशन, टफ कंडीशन में भी वर्क करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और इनको अच्छा भी लगता है। और इनकी वाइफ की बात करूँ तो मिसेज लीजी वर्गीज जी क्लर्क है, और उनका डैनी जी का ये एक डॉटर है और एक सन है, और ये 2007 से पीयूष सर से जुड़े हैं। तो हम डैशिंग डैनी जी को बुलाना चाहेंगे। डैशिंग डैनी जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, और आपने जो रिसर्च किया है उसको हम सबके साथ शेयर करिए। नमस्कार सर। सर मेरा आवाज आ रहा है? नमस्कार। बिल्कुल क्लियर है सर, आप चालू कीजिए। ओके सर। ओके, मेरे को जो कंपनी दिया है वो है हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का, सीमेंस कंपनी में। थोड़ा पीछे नीचे कर दीजिए सर। ओके, इसके हमको सेल्स एक बार चेक कर लीजिए। इसका सेल्स 2009 में, मतलब ये एक बार बोलना चाहता हूँ, ये कंपनी है जर्मनी का है, ये 150 ईयर पुराना कंपनी है। सभी का जानता हूँ इस कंपनी के बारे में, हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का सबसे अच्छा कंपनी है सीमेंस। और इसकी हम डाटा चेक करते ही हमको पता चल जाता है कितने अच्छे काम करता है नहीं करता। एक बार इसके सेल्स चेक कर लीजिए 2009 में। एक मिनट सर। 2009 में 9 करोड़ रुपए का, 9416 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाला कंपनी 2020 में 1026% काम कर रहा है, करोड़ काम कर रहा है। ये कंपनी की CAGR हम चेक करते 3.13% में काम करता है। कुछ भी मतलब CAGR बिल्कुल इसकी बहुत कम काम करता है। प्रॉफिट देख लीजिए 704 करोड़ से 768, मतलब इसने अपनी 10 साल में है कम से कम 1 2 3 5 बार अपना प्रॉफिट को अप डाउन किया हुआ है। ओके, ये भी 3.4% के पास CAGR के हिसाब से एक काम करता है। और ऊपर कर दीजिए। ओके, इसके H1 रिजल्ट अभी हम फिलहाल देखेगा तो भी देखो, अभी H1 रिजल्ट देखो, इस बार भी -33% लॉस किया हुआ है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। फिर भी थोड़ा अच्छा हुआ है, फिर भी बहुत लॉस करता है। प्रॉफिट भी बहुत -42% प्रॉफिट लॉस किया हुआ है। अभी इसकी सेल्स ईयर का ग्रोथ चार्ट देख हमको पता चल जाता है, कुछ भी मतलब इन्वेस्टर को कुछ भी पैसा बना के नहीं देता है कंपनी। और सब नीचे कर लीजिए, देखो प्रॉफिट भी देख लीजिए कितनी बार अप डाउन हुआ है, हम चार्ट देखने हमको पता चल जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा इसमें है मटेरियल कॉस्ट में ज्यादा इसकी खर्चा ज्यादा है। मटेरियल कॉस्ट 64% इसकी मटेरियल कॉस्ट में पैसे निकल जाते हैं इसलिए हमको। अभी इसमें हम सीखने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। उसमें देखो प्रमोटर के पास 75% रखा है, वो अपनी पास ही रखा है सब कुछ। उसमें सबसे बड़ी हम चेक करने में पता चल जाता है फॉरेन इन्वेस्टर 4% है। जो अच्छी कंपनी में कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर 60% नहीं तो 70% 20% आ जाता है, और इस कंपनी में 4% ही है। हम इसमें ये मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सर्च करने के बाद ये बोलना चाहता हूँ, कंपनी की नाम देके कभी कंपनी की इन्वेस्ट करने के लिए मत जाया करो। मतलब उसका बायोडाटा कंफर्म पता करने के बाद, इसकी डिटेल निकलने के बाद हमको पता चल जाता है सीमेंस कितनी अच्छी कंपनी, क्योंकि पुराना कंपनी है, 150 साल पुराना है। उसको चार्ट में भी आप देखो, टेक्निकल चार्ट में भी देखो कितनी डिफरेंस है, कितनी बार अप डाउन वेरिएशन किया है। ओके, मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ इस कंपनी को अवॉइड करो। ट्रांसलेशन यही है मेरा, अवॉइड करो, क्योंकि नाम को देके मत कभी कभी कोई भी कंपनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बायोडाटा को पक्का चेक कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू डैनी जी, आपने एकदम सीधा सीधा क्लियर कट बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, कंपनी अच्छी है बट उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रोथ के साथ क्वालिटी चाहिए, तभी हम उस सेक्टर में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे। बट उसमें ग्रोथ नहीं है तो हम अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू डैनी जी। अब दोस्तों हम अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर मिस्टर नीरज कुमार को इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि जर्मनी से है। हमारा ये बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर है, हमारे इंडिया में, इंडिया का ही है लेकिन मतलब वो अभी जर्मनी में है और इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो नीरज जी, मैं आपको इन्वाइट करता हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आपने जो भी रिसर्च किया हम सबके साथ शेयर करिए।
Thank you everyone for giving me the opportunity to share some details about sector called other industrial products. So let me give me my brief, like short introduction. I am Neeraj Kumar. I am from Delhi. I just moved last year to Germany, and I have two kids, one daughter and a son. My wife is a homemaker. Before she used to be a teacher. Now she is taking care of my kids. So my sector is other industrial products. So as you can see that this sector has so many companies. So after filtering out on the basis of some parameters called revenue, profit, ROE, and other things. So we have some companies like Bharat Forge and Carbon Euromondal and Mahindra, something like this. So Bharat Forge is the biggest company who he has the market cap around 49.9% in this sector. So as you can see that if you go for the like ROE or net profit margin, so it's around like less than between 5% and 10%. So this is underperforming Nifty, right? So I would say it would not the good sector for the generating wealth. So can you please go scroll up? As you can see, like ICR of this whole sector is just below like 10. So, but you can see that one example here, the carbon here, carbon ore, it has ICR around 740. But the question from your side. So, if you select about the ICR, so it would be a good company to invest. But the problem is if we check about the sales of the company, so it should not, it is not consistent sales every year. So you can see, so we have the king of this sector is Bharat Forge. So like you can see like it's a overall degrowing sector. So my suggestion is just avoid this sector for the time being. But here is some good companies to keep an eye, like Carbor Unified. So for example, like it has like consistent revenue and profit, but still we need to keep an eye on this. So how long it's performed good. But if you talk about the major company of this sector is Bharat Forge, you can see its sales and profit is just falling down by like sales is fallen by like 20% and profit is fallen by almost 100%. So for coming couple of years, I would not suggest to invest in this company. So do you have any question? थैंक यू नीरज जी, आपने भी एकदम क्लियर कट बोल दिया है कि जो हमारा सेक्टर है ग्रोइंग नहीं है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, डीग्रोइंग सेक्टर है तो हम चाहेंगे इसको अवॉइड करेंगे। अब दोस्तों मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम को धन्यवाद बोलना चाहेंगे, पीयूष सर को धन्यवाद बोलना चाहेंगे जिन्होंने इतना अच्छा वंडरफुल सेशन ऑर्गेनाइज किया। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोस्तों जितने लोग भी इस सेशन से अभी जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों ये हमारा जो ग्रुप है ये एजुकेशनल पर्पस से था, जो हमने अभी रिसर्च किया वो एजुकेशनल पर्पस से था, इससे हमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी देनी थी। तो ऐसा नहीं है कि हमने अभी जो भी रिसर्च किया उससे जो भी कंपनी निकली है उसमें डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट करना है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग लगा के उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। किसी के कहने पे कभी नहीं जाना है, भले ही मैं बोल रहा हूं या फिर कोई और बोल रहा है, आपको अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाना है। अब दोस्तों आप लोग का यदि कुछ क्वेरी होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आगे का जो सेशन है पीयूष सर को हैंड ओवर करता हूं। पीयूष सर आगे आप संभालिए। थैंक यू। आशिम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया। मुझे सही में बताना आप सब लोग कितने समय से ये पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे थे आशिम? ये सर ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये लगभग 10 दिन हुए हैं हम लोग इकट्ठा किए। अच्छा, बढ़िया डेटा आप लोगों ने बनाया। और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ पे आ रही थी वो थोड़ा बात कर सकते हो? क्योंकि आपने 20-20 साल के डेटा कलेक्ट किए, ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है ये सब देखा, कितने सारे पूरे भारत से सब लोग आपके साथ जुड़े थे।
तो जितना हम सोचते उतना आसान नहीं है, इतने सारे लोगों से कनेक्ट रहना और बातचीत करना। तो आपको मुश्किलें कहाँ पे आई? फैक्ट है एकदम, सब फैमिली वाले हैं। यस मुश्किल तो उतना ज़्यादा कहीं आया नहीं, क्योंकि आपने जो सिखाया कहीं न कहीं हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ तो दिक्कत नहीं आई। फिर भी जो छोटा-मोटा दिक्कत आई कि सेक्टर कहाँ ढूँढना है, क्या करना है, कौन से वेबसाइट में कहाँ-कहाँ से मिल सकता है डाटा, वो हर संभव हमने प्रयास किया और आपसे भी गाइडेंस लिया, मिलिंद जी से भी गाइडेंस लिया। तो हम लोग को डाटा इकट्ठा करने में कहीं मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ आसानी से हो गया। राइट, नो प्रॉब्लम। आशिम जी बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, आप अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हम लाइन टू लाइन आपके जो क्वेरी होगी उसको जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। तब तक मैं अनम्यूट करना चाहूंगा डॉक्टर मिलिंद को। डॉक्टर मिलिंद जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिलिंद भाई। मिलिंद भाई, आप भी कनेक्टेड थे आशिम और उनकी टीम के साथ। यस तो सर। आप हो मिलिंद भाई पूना में, आशिम है मोहाली में, और मैं आशिम को एक जगह करेक्ट करना चाहूंगा। आशिम अशोक भाई का जो सिटी का जो नाम ले रहे थे, उपटेला, उपटेला, असल में उसका नाम उपलेटा है। सॉरी। आशिम एक बार बोलो मेरे साथ, उपलेटा। उपलेटा। उपलेटा, हाँ। तो अभी आप मोहाली से कभी गुजरात आते हो तो जाइएगा उपलेटा में। राइट, छोटा सिटी है लेकिन बहुत बढ़िया है। और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का सबको आमंत्रित करता हूँ सर उपलेटा में। या पक्का। और मेरे अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उपलेटा भारत का सबसे पहला सिटी था अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के लिए। यस सर, है ना? वो भगवत सिंह जी ने सबसे यहाँ रास्ता सब बनाया सर। भगवत सिंह जी इंजीनियर था, उसने सब बनाया था। गोंडल स्टेट के अंदर आता है। इनके जो राजा है भगवत सिंह जी, उनका नाम है सबसे बड़ी डिक्शनरी बनाने के लिए भी। यस सर, यस सर। मैं नाम उसका भूल गया। भगवत कोश। तो उपलेटा को भूलना नहीं, गुजरात आओ तो। राइट, ओके। और बाकी जो आपके प्रेजेंटर थे, राइट, उनके बारे में हम कुछ देर में चर्चा करेंगे। लेट पीपल राइट देयर क्वेरीज। मिलिंद भाई, आप क्या कहना चाहोगे? जो भी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है उसमें कुछ प्लस माइनस है? एनीथिंग सर, मिलिंद भाई? या डेफिनेटली सर। जैसा कि हमने ये कैपिटल गुड्स का सेक्टर देखा, तो जैसे आपने सिखाया था वैल्यू एंड ग्रोथ, तो ये जो कंपनियां थी ये 10 साल पहले निफ्टी में थी और इनका ग्रोथ अच्छा चल रहा था, लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया इसमें। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ डाउन होती गई, सिर्फ वैल्यू बची, तो कंपनियों के नाम बड़े हैं इनमें और वैल्यू ग्रोथ काफी कम है। तो वैल्यू एंड ग्रोथ जो साथ में जाना चाहिए वो ये सेक्टर में छूटता हुआ दिखते जा रहा है, इसीलिए इसकी बहुत सी कंपनियां निफ्टी में से निकल रही है। तो हमें ये देखना चाहिए, जैसे आपने सिखाया कि ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ के साथ अगर वैल्यू आती है तो सोने पे सुहागा, मतलब शेयर्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन में हमें ये बहुत अच्छी सीख आपकी वजह से मिली, क्योंकि हमने जब इसमें देखा कि अलग अलग सेक्टर में कंपनियां बहुत अच्छी है। जैसे सीमेंस का नाम बोले तो 150 साल पुरानी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है या बाकी की भी कंपनियां हैं। लेकिन हम इमर्जिंग सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ का फर्क पता चल जाता है कि इन्वेस्टर का पैसा किस में बढ़ रहा है। तो आपने जैसे सिखाया है पंचारिष्ट, जैसे डॉक्टर हेतल साहब ने बताया, तो वो पंचारिष्ट हर इन्वेस्टर को लेना चाहिए। जैसे सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट हो, मार्केट कैप हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो। तो ये जो सिखाना है आपका, इसकी वजह से हम अच्छी कंपनियां और बुरी कंपनियां नहीं होती है, उनका ग्रोथ बुरा होता है या कम होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें ये एक्सरसाइज से बहुत अच्छा सीखने को मिला और ये एक्सरसाइज में बहुत मजा आया, क्योंकि इंडिया के हर एक पार्ट से, और मैं बोलूंगा तो नीरज सर जर्मनी से भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो आई वाज वेरी हैप्पी दिस टाइम कि हमने ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा जहां हमारे स्टूडेंट नहीं है, और हर एक ने बढ़ चढ़ के मेहनत की है इसमें। मोस्ट ऑफ द टाइम सब एनुअल रिपोर्ट पे डिस्कशन, एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज 2 या 3 कुछ स्टूडेंट्स थे 4 महीने पहले ही उन्होंने जस्ट कोर्स कंप्लीट किया है। तो 4 महीनों में उनका जो ग्रोथ है वो काबिल तारीफ है। मतलब अंडर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट, मतलब एक शुरू में जिसको कुछ भी बैलेंस शीट का पता नहीं था, वहां से स्टार्ट करके मतलब एक कॉमन आदमी को आपने एक इन्वेस्टर कैटेगरी में खड़ा कर दिया, एनालिस्ट की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। इसलिए मैं आपका पहले सबसे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आशिम जी एंड टीम, बेस्ट लक। मतलब आप जो लोगों ने जबरदस्त मेहनत की है, एंड दिस प्रेजेंटेशन ऑल क्रेडिट गोज टू योर टीम ओनली। थैंक यू सर। या बढ़िया मिलिंद भाई, आप खुश हो, देखो मैं भी खुश हूँ एकदम इन लोगों के प्रेजेंटेशन से। और एज अ टीचर,
एज अ टीचर हमें बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया काम करते हैं. सो रियली आई एम हैप्पी. और मुझे पता है आप लोगों ने पिछले 7 दिन से आप सब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, रिसर्च में एक दूसरे को मदद किया, पर वही मदद की वजह से हम लोग ये डेटा कलेक्ट कर सके. राइट मिलिंद भाई, मैं कुछ जगह पे आपका स्पॉटलाइट रखना चाहूंगा. जैसे शिवानी जी ने जो प्रेजेंट किया, बहुत बढ़िया बातें रखी. शिवानी के सेक्टर में हेवल्स और हनी ऑटो था, राइट, वी-गार्ड था, ये सब कुछ बहुत अच्छी कंपनियां हैं. तो निवेशकों को मेरे हिसाब से हेवल्स, हनी ऑटो, वी-गार्ड ऐसी कंपनियों पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, राइट. उनके अलावा आशिम भाई ने ओवरऑल कैपिटल गुड की बात की, और अशोक भाई ने कौन से सेक्टर पे बात रखी थी? अदानी ग्रीन वाला सेक्टर. अदानी ग्रीन वाली सर, हाँ, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अदानी ग्रीन में डेप्थ ज्यादा है. यस वी एग्री. तो देखो अभी ग्रोथ अच्छा है तो प्रॉफिट बढ़ता है, जिसकी वजह से भाव चलते हैं. लेकिन हमेशा हमें नेगेटिव बात भी याद रखनी चाहिए. अगर निवेश करना है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं, राइट. सो वेरी गुड, बढ़िया अशोक भाई ने सारी बातें रखी. उनके सेक्टर में सीमेंट्स था, सीमेंट्स पे डैनी ने भी अपनी बातें रखी, राइट. सो डैनी तो वॉरियर है, और जैसा डैनी ने अपने बैकग्राउंड में बताया कि 13 साल से फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, तो यस मुझे बहुत ही खुशी होती है डैनी जैसे लोगों को मिलके. डैनी जैसे जब आर्मी में अभी भी है, और बड़ौदा में जब वो पोस्टेड था, तो डैनी को हमने देखा था किस प्रकार से ये लोग ऑफिस पे आके सीखना पसंद करते थे. वंडरफुल ग्रोथ मैंने डैनी में पिछले 13 साल में देखा है. डैनी ने जो सीमेंट्स पे बात रखी, क्वालिटी पे उसने कहा, यस सीमेंट्स इज अ हाई क्वालिटी कंपनी. जिन्होंने सीमेंट्स में निवेश किया है उनको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिला है, राइट. पर ग्रोथ कम होने की वजह से पैसा बढ़ता नहीं है बहुत ज्यादा. तो डैनी की बात बिल्कुल सही है, पैसा डालेंगे, पैसा मिलेगा कंसिस्टेंटली, लेकिन ग्रोथ नहीं रहेगा इतना, राइट. सो एग्री विद डैनी ऑन दैट थिंग आल्सो. लेकिन एक चीज डैनी ने एक गलती की थी मिलिंद भाई. तो डैनी, आशिम भाई, मिलिंद भाई, आप तीनों थोड़ा ये देख लीजिएगा. यस सर, थोड़ा उसको डाउन करो. ओके. H1 जो इन्होंने लिखा है डैनी ने 33% का डीग्रोथ. तो सीमेंट्स तो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो सीमेंट्स का तो एनुअल रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है ना, जनवरी में आएगा सर. यस. तो डैनी ये थोड़ा ये गलती सुधार देना पड़ेगा, है ना, राइट. सीमेंट्स के केस में हमें एनुअल ग्रोथ लेना पड़ेगा, बराबर है. अब एनुअल ग्रोथ जब आप लोगे तो आपने देखा कि 6 महीना तो इसमें जीडीपी पे जबरदस्त अफेक्ट था, तो सीमेंट्स का भी धंधा अफेक्ट हुआ है, बराबर है. तो इतना थोड़ा करेक्ट कर लेना. बाकी बहुत बढ़िया आप लोगों ने काम किया है, राइट. पार्था जी ने प्रेजेंट किया कौन सा? L&T. बढ़िया प्रेजेंटेशन था. लेकिन उसमें मैं पार्था जी को कहना चाहूंगा कि अगली बार जब वो प्रेजेंट करे तो क्या करना पड़ेगा मिलिंद भाई? उनके बेटे को गोद में पहले से बिठाना पड़ेगा. उनके बेटे को गोद में लेना पड़ेगा पहले. अरे बहुत नटखट है उनका बेटा, हर बार आप नोट करो. मैं बताऊं पार्था जी, मुझे पता है बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी. मीटिंग से पहले पार्था जी क्या बोलते हैं? आपका बात सुनने के लिए. बोलो पार्था जी. वो सब आपका बात सुनने के लिए ऑल टाइम से बैठे रहता है मेरा सामने में. और तो पार्था जी अपने बेटे को भी गोद में बिठा लेना अगली बार से, है ना. हाँ कहिए. सर वो सर आपका बड़ौदा जाने के लिए बोलता था, बड़ौदा जाएगा. आने दो, मोस्ट वेलकम. लेकिन हमेशा उल्टा बोलो, उसको ये मत बोलना कि मेरा मीटिंग है, कुछ आवाज मत करना. उसको पता चला ना पार्था का मीटिंग है तो ज्यादा धमाल करेगा. इससे तो गोद में ही बिठा लो और फिर धमाल कराओ. बच्चे साथ में रहेंगे और मजा आएगा. नो प्रॉब्लम, हमारा मीटिंग कभी बच्चों से डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट. सो मुझे बहुत पसंद आया पार्था जी, वंडरफुल. इसी के साथ आगे बढ़िएगा. डॉक्टर हेतल, एक बढ़िया ह्यूमर आपने रखा, और हमें पता नहीं था कि आप ड्रामा में भी काम करते हो. तो हम लोग को इनवाइट करना कभी आपके ड्रामा में, राइट. सो वंडरफुल and very well presented to each and every person. Now let me watch some queries.
मैं थोड़ी क्वेरी पढ़ लेता हूं जो लोगों ने रखी है। मोहित लथिगरा, मोहित ने पूछा है व्हेन टू इन्वेस्ट इन दिस ट्रेंडिंग एंड ग्रोइंग मार्केट, क्योंकि बाजार बढ़ता जा रहा है, राइट। अब इस ऐसे बाजार में हम कब निवेश करें, तो मैं चाहूंगा इसका जवाब डॉक्टर मिलिंद आप दे। यस मिलिंद भाई। हाँ सर, जैसा हम देख रहे हैं कि मार्केट तो बढ़ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें कि ये जो है शेयर्स की ग्रोथ है, जो भी ग्रोइंग है, तो उसमें हमें हर महीने में सिप करना पड़ेगा। और जैसे ही कुछ अच्छी गिरावट मिलती है तो हाई ग्रोइंग सेक्टर में हम डेफिनेटली ये कर सकते हैं। राइट मिलिंद भाई। और ये तो बाजार तो कब से बढ़ रहा है, अभी पिछले 2 महीने से, 2-3 महीने से, या तो 3 साल से बाजार क्या था? 3 साल से बाजार सर करेक्शन मोड में था एंड इट वाज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सिप। या तो बाजार ने तो मौका दिया, तो जब बाजार मौका दे तब उसका फायदा उठाना पड़ेगा। अब जब बाजार रैली करेगा तो सबको लगेगा हम क्या करें, लेकिन जब टूटा तब हमने क्या किया? ऑलवेज टेक दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। भविष्य में भी मिलिंद भाई जब बाजार गिरता है तो क्या करना चाहिए? एक्यूमुलेशन डेफिनेटली करना चाहिए। जो अच्छे स्टॉक है, जैसे बाय ड्यूरिंग फॉल्स जैसे आपने सिखाया, एंड अवॉइड ड्यूरिंग रैली, तो वही प्रिंसिपल हमें यूज करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सो वेरी गुड मिलिंद जी। तो मेरा मोहित जी से यही आग्रह है, बाजार कैसा भी हो, जब जब मौके मिले मौके का फायदा उठाओ, एसआईपी करते जाओ, हर महीने थोड़े थोड़े शेयर इकट्ठे करते जाओ मोहित जी, राइट। ओके, विनोद पैसी जी का कहना है, विनोद भाई जलंधर से, विनोद भाई का कहना है सर अबाउट HAL, should we not expect growth due to its capacity to make fighter planes which India is likely to export for foreign countries? Yes. मिलिंद गावड़े जी, मिलिंद गावड़े जी आपने इसके डेटा स्टडी किए थे या? मिलिंद जी, विनोद जी का कहना है कि हम फाइटर प्लेन बना रहे हैं और एक्सपोर्ट का भी अभी तो हमारा इरादा है, तो HAL में क्या नहीं निवेश करें कि कैसा रखें? अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा? सर मैंने बोला कि टू स्टार्ट विथ इसमें 0.5% से ज्यादा नहीं करे, अभी इसमें ग्रोथ नहीं है, ये जीडीपी से कम ग्रो हो रहा है, लेकिन ये पीएसयू होने की वजह से मिलेगा। अभी इसका जो नया तेजस मॉडल है, इसका एक स्पेशलिटी है, ये न्यूज मेरे को फॉरेन मीडिया से मिला है, इंडियन मीडिया का नहीं। मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मेरे फॉरेन मीडिया से मिला है कि HAL का जो लेटेस्ट तेजस का मॉडल है वो दुनिया की टॉप 5 कंपनीज के जो लेटेस्ट फाइटर प्लेन का सिमुलेट कर सकता है कॉकपिट की। फ्यूचर मॉडल F-27 और हमने जो राफेल लिया है, राफेल नेक्स्ट 4 इवोल्यूशंस, और देयर आर 2 मोर ब्रिटिश कंपनीज। इनके जो कॉकपिट्स है वो 100% इम्यूलेट करके अपने कॉकपिट में बिठा सकता है, और इसकी वजह से हम इस सारी कंट्रीज को, दिस विल नॉट बी फाइटर प्लेन्स बट दिस विल बी द सिमुलेटर्स और अ ट्रेनर प्लेन फॉर द फॉरेन कंपनीज, क्योंकि इसमें इंडिया ने बहुत महारत हासिल की है। एंड without any modification and the criteria why US Air Force has shortlisted is कि ये ready to use है, इसमें कोई रिसर्च, कोई एडिशनल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी असेंबली लाइन जो खड़ी है एज इट इज उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगर हमें यूएस एयरफोर्स से ऑर्डर मिल गया तो इट इज अ फ्लड गेट्स, ये शायद रिलायंस को भी तोड़ दे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स व्हेन यूएस एयरफोर्स अप्रूव्स दिस एंड व्हेन वी गेट दिस न्यूज। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन न्यूज अच्छी है। राइट मिलिंद भाई, और इसका ग्रोथ कितना है मिलिंद भाई पिछले 4-5 साल का? वो सर जीडीपी से कम है, एक्चुअली ये शीट में हम डाल नहीं पाए। मैंने इसका पूरा स्टडी किया है तो, लेकिन आई हैव नॉट पुट द एनालिसिस मेरे पास है। इफ यू परमिट मी टू शेयर माय शीट, उसमें मैं दिखा सकता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी वो राइट ट्रांसफर करना पड़ेगा तो। अच्छा, यहाँ पे यही शीट में तो बता दीजिए आप, अगर यहीं पे है तो। नहीं, ये शीट में नहीं। अच्छा, ये शीट में था, हमने डिलीट कर दिया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर इतना तो है मिलिंद भाई कि ये जो HAL है ये मेरे ख्याल से 8 से 9% से ग्रोथ कर रही है, राइट। और कंपनी पे डेप्ट है सर, डेप्ट का डेटा आपने डाला हुआ है HAL का, मतलब ICR का?
आईसीआर इसका बहुत अच्छा है सर, आईसीआर इज नॉट इशू। राइट, मतलब कि अगर धंधा कर पाए तो वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है प्रॉफिट में, बराबर ना? तो जैसा आपने बताया कि 101%, या तो आधा टका 1% इन्वेस्टमेंट बराबर है इसके अंदर, बराबर ना? पर Yes, उससे sir. ज्यादा करेंगे तो फिर डिपेंड रह जाएंगे इस सेक्टर पे, बराबर? यस सर। ओके, सो Yes, वेरी sir. गुड मिलिंद जी, और धन्यवाद आपके डेटा स्टडी के लिए। Thank you, लेट sir. मी परमिट मी टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेरी। या सुचित्रा नंदन सर, ये डेटा प्लीज हमारे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? ओके सुचित्रा नंदन मैडम, ये जो डेटा है, इसी जो वीडियो, ये जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो में कल आप पाओगे ये पूरा डेटा यहीं पे अपलोड हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप इस डेटा को ले पाओगे। आज नहीं हो पाएगा मैडम, पर कल इस डेटा को आप वहां से ले लीजिएगा, राइट? सो थैंक यू वेरी मच सुचित्रा मैडम। ओके, एंड मैडम इज ऑल्सो फ्रॉम राजकोट। या धन्यवाद, राजकोट में मैडम कई स्टूडेंट्स है हमारे, अच्छा फैमिली है हमारा राजकोट में। ओके, मोहित लथिगरा, नीड टू इन्वेस्ट इन टाटा मोटर। अब मोहित भाई, टाटा मोटर तो हमने लास्ट टू लास्ट ऑटो सेक्टर जब हमने डिस्कस किया, उस समय इसको डिस्कस किया था ऑटो के समय, पर फिर भी मैं चाहूंगा मिलिंद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, मिलिंद भाई आप चार्ट ओपन कर पाओगे? हाँ सर। ओके प्लीज। यस सर, यस। और साथ में बीएससी इंडिया भी है ना, हाँ दोनों? यस सर, यस सर। मोहित भाई, टाटा मोटर जो है ये कॉमर्शियल व्हीकल सेक्टर की कंपनी है, और जैसा हमने देखा इंडिया में पिछले 10-15 साल ऑटो के बहुत अच्छे थे, जिसमें छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बन गई। हमने देखा मदरसन सुमी जैसी कंपनी जो 100 करोड़ का टर्नओवर करती थी, आज 70,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच गई। तो ग्रोथ 2 दशक में ऑटो का जबरदस्त रहा, लेकिन टाटा मोटर एक ऐसी कंपनी है जो ग्रोथ करने के बावजूद भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाई, क्योंकि टाटा मोटर पे जबरदस्त डेब्ट है। डेब्ट हाई होने के कारण टाटा मोटर प्रॉफिट नहीं कर पाती है, जिससे हाई चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने, राइट? मेरे हिसाब से टाटा मोटर से बढ़िया मारुति या बजाज ऑटो में अगर पैसा होगा, धंधा करेंगे जाएगा, राइट? तो फोकस ऑन मारुति और बजाज ऑटो इंस्टेड ऑफ टाटा मोटर, राइट? थैंक यू। यस, गगन अरोरा जी, yes, Tejas is a good fighter jet. It will be used as training aircraft in Western countries. It is battle ready aircraft and it can be used by Navy, definitely. तो मेरे ख्याल से हमने कई क्वेरी यहाँ पे क्लियर की है, और एक क्वेरी यहाँ पे मयंक भाई की थी। मयंक भाई, हाउ मच परसेंटेज शुड बी इन्वेस्टेड इन कैपिटल गुड्स सेक्टर? तो मयंक भाई का कोई बात नहीं, मिलिंद भाई आ जाइए वापस प्रेजेंटेशन पे, चलेगा? या चार्ट की जरूर नहीं है? ओके ओके सर। यस, मैंने विदाउट चार्ट ही मोहित जी से बातचीत कर ली। ओके। तेजस भाई का कहना है कि हमने पूरा कैपिटल गुड में पिछले 1 घंटे से चर्चा की, हमें एक चीज पता चल गई कि ग्रोथ एवरेज है। एल&टी जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो सबसे बढ़िया कंपनी है, उसका भी ग्रोथ तो 10-12% ही है, तो यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ तो नहीं मिलेगा, और वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी बहुत है इस सेक्टर में, राइट? तो इस सेक्टर में अगर पैसा लगाना है, जैसे हेवल्स है, हनी ऑटो है, तो एल&टी है, तो मुझे कितना परसेंटेज इस सेक्टर में पैसा डालना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो का? क्या कहते हो मिलिंद भाई? सर अराउंड 3% से ज्यादा नहीं डालना चाहिए, वो भी अगर हम क्वालिटी देखें तो एक बार हम हेवल्स पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अदर 2 है उसमें भी 3% से कम ही रखना चाहिए हमें, क्योंकि ग्रोइंग सेक्टर नहीं है ये, राइट, एवरेज सेक्टर है। सही बात है। ऐसे देखा जाए तो एल&टी में 5% रुपया डालना ही चाहिए, लेकिन ग्रोथ कम होने की वजह से यहाँ पे हम 3% ही पैसा डालेंगे। तो हेवल्स हो या एल&टी हो, ये कंपनियों में 3% निवेश कर सकते हैं जरूर। और एक बात मिलिंद भाई मैं बताना भूल गया, जब एल&टी का रिसर्च किया था, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ओपन करो तो हाँ सर, किसने उस पे बात रखी थी? पार्था जी। कंस्ट्रक्शन पे नहीं, ये डेटा दीपक हांडा जी ने बनाया हुआ है ना? डेटा पे आ जाओ। हाँ जी, डेटा सेक्टर का एनालिसिस। ओके, उसमें जब आपने एल&टी का आईसीआर बताया, तो यहाँ पे हमें वो बात याद रखनी पड़ेगी
कि उसमें वो उनकी फाइनेंस की कंपनी है, L&T फाइनेंस होल्डिंग, है ना, जिसकी वजह से ICR कम आ रहा है, राइट। तो हम L&T का ICR नहीं देख पाएंगे, तो L&T को ICR के तौर पे हम रिसर्च नहीं करेंगे। L&T पे डेप्थ बहुत कम है, पर फाइनेंस की कंपनी के कारण डेप्थ ज्यादा दिखती है, राइट। बाकी L&T इज गुड कंपनी, नो डाउट, लेकिन ग्रोथ कम है तो 3% पैसा डालेंगे, राइट। ओके, सो मेरे हिसाब से वी हैव क्लियर ऑल द क्वेरीज। हम आज की मीटिंग खत्म करेंगे, उससे पहले मैं अगले वीक का कुछ अनाउंस कर दूं, राइट। अगले वीक किन लोगों का प्रेजेंटेशन है, कौन बताएगा? मुनीर? नहीं, नेक्स्ट वीक तो एकदम सरप्राइज है। देखो, आप लोगों ने सेक्टर पे बात रखी, पिछले 3 वेडनेसडे वंडरफुल वेडनेसडे रहे और हमने सबने सेक्टर पे बात की। अगले वेडनेसडे हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे बात करने वाले हैं, चार्ट, क्योंकि फंडामेंटल में तो आप सब लोग एकदम बढ़िया काम कर रहे हो। चार्ट पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन सी इंडाइसिस निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है, कहां पे कौन सी कंपनी को लेना चाहिए, कहां पे कौन सी कंपनी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये चार्ट पे प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वेडनेसडे रहेगा। इसका पूरी रणनीति हम कल तैयार करेंगे। तो मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग भी वापस एक्टिव हो जाइए। अब अपनी बारी आ चुकी है, बाजार ने ब्रेकआउट दे चुका है, मौके जरूर मिलेंगे हमें ट्रेडिंग करने के भी। तो हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे प्रेजेंट करेंगे वेल्थ क्रिएटर एज पर चार्ट, राइट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेशन। धन्यवाद आप सबका और बेस्ट ऑफ लक सारे पार्टिसिपेंट को। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। मिलिंद जी थैंक यू, डॉक्टर मिलिंद थैंक यू, आशिम जी थैंक यू, मिलिंद सर थैंक यू।